अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ नेक्स्ट एपिसोड, नावल नेम है राज़दारी मोहब्बत। तो चलिए आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हेलो है हेलो शहरयार। हेलो। सेल पर दूसरी जानब से आने वाली अपनी वालिदा की आवाज़ पर वो होशों में लौटा। जी जी, मैं वो तो अपनी बात कब की भूल चुका था। नहीं नहीं, वो तो खुद खुद को भी भूल चुका था। तुम ठीक हो ना? अचानक बोलते बोलते रुक क्यों गए? इसकी वालिदा परेशान आवाज़ पर हल्का-सा पब्लिश कर गया। हम आपसे घर आकर बात करता हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करते अब वो अपने कंधे पर सर रख कर सोती हुई लड़की को देखने लगा था। हेलो, इसने अपनी आदत की उंगली नोक की पेशानी से लगाकर पर्स लगाकर सर उठाना चाहा, जिससे इसकी आंखें एक-दो लम्हे के लिए खुली, मगर बुखार की शिद्दत के सबब आंखें दोबारा बंद न होने लगीं। चेहरे पर आने वाले बाल कान के पीछे रास्ते इस हसीन लड़की ने बमुश्किल इस नौजवान को देखा। वो किसी दिन में छुपा हुआ सा नजर आया। अगर कुछ वाज़ेह हुआ होता तो सिर्फ इसकी वो हनी रंग आंखें, जबकि मुकम्मल नूर की पूरी आंखें देखने के बाद मंजमद सा रह गया। बुखार की शिद्दत बढ़ने के सबब वो सोचने समझने की सलाहियत खो बैठी थी। उसने 2-3 लम्हा बमुश्किल मुकब्बल की आंखों में झांका और फिर वापस आंखें मूंद ली। इस बार जब इसने आंखें मूंदी तो मुकब्बल इसका चेहरा देखकर रह गया था। वो क़यामत थी, एक हसीन क़यामत। अगले ही लम्हा वो इस पर मुश्किल निगाहें हटाकर सामने की जानिब देखते हुए मुस्कुराने लगा। वो हल्का-सा भी हिल नहीं रहा था। अब इसने महसूस नहीं किया, नूर का पूरा जिस्म जल रहा था। और करता भी कैसे, इसका तो खुद का जिस्म सुन पड़ गया था। नूर साइड से किसी की आवाज़ आने पर इसने हल्का-सा नज़र उठाकर देखा। एक 16-15 साल लड़का इसकी जानिब आ रहा था। नूर वो लड़का अब शहरयार और इसके सामने खड़ा था और इन दोनों को उलझी निगाहों से तक रहा था। इसकी आवाज़ देने पर भी नूर की आंखें नहीं खुल रही थी। नूर उठो नूर, वो कम उम्र लड़का शहरयार को अजीब निगाहों से तकते हुए जैसे ही नूर का हाथ पकड़ कर उठाने लगा, ऐसे महसूस हुआ वो तो आग की तरह जल रही है। इसे तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। बस गाज़ियान का परेशान लहजे में बड़बड़ाना था कि वो तो मंजमद हुआ बैठा था। फ़ौरन अपने कंधे पर सर रख कर सोती हुई लड़की की जानिब मुतवज्जो हुआ। इसे तो वाक़ई बहुत तेज़ बुखार। शहरयार ने फ़ौरन ही अपने हाथों की पिष्टी लड़की की पेशानी पर लगाई थी, टेम्परेचर चेक करने की नीयत से। वो बुरी तरह जल रही थी। गोया भट्टी, तुम कौन? अब गाज़ियान शहरयार से किसी तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछ रहा था। तुमसे मतलब? लड़के वो तो चीन गाँव से इसे तकते गिरा कर जवाब दिया हुआ। वो दोनों उर्दू में बात कर रहे थे। हाँ, मेरी बहन है। गाज़ियान के जता के कहते ही वो अगले ही पल ठंडा पड़ा। तो ये कहो ना, साले हो मेरे। वो मुस्कुराकर कहता, गाज़ियान को सर तक पाँव तक ला गया था। क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ शादी के लिए ही आई है। गाज़ियान ने मुकब्बल को खा जाने वाली निगाह से घूरते हुए टोका। तो इसकी कच्ची हुई, साथ ही साथ ना जाने क्यों दिल दुखता सा महसूस हुआ। किससे शादी हो रही है? इस बूढ़े आदमी से, जिससे ये फालतू का शर्मा शर्मा कर देख रही थी। इसके सवाल पर गाज़ियान ने एक तकती हुई निगाह इसके हसीन चेहरे पर डाली। तमीज़ से बात करो, मेरे होने वाले जीजू के बारे में। और तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले? वो शहादत की उंगली दिखाकर गुस्सैले लहजे में इस्तफसार कर रहा था। जीजू? और वो बूढ़ा बाप की उम्र का। इसकी शर्म नहीं आती? मैं अपनी जवान बहन की इतने बूढ़े आदमी से शादी कराते हुए? शहरयार के पास चोट करने वाले अंदाज में कहने की देर थी कि गाज़ियान शर्मिंदा हुआ। जो हम बेटी को घर बिठा के नहीं रख सकते, रिश्ता नहीं आ रहे थे तो क्या करते? ये इसके लफ्ज़ नहीं थे, ये मलाइका बेगम के जुमले थे जो इन्होंने इसके मुंह में डाल दिए थे। गाज़ियान तो खुद भी शादी के खिलाफ था, लेकिन जब इसकी माँ ने समझाया कि इसकी बहन की उम्र निकल रही है और अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, साथ ही नूर खुद राजी हुई है तो अपने बाप की उम्र के बंदे से शादी करने के लिए, तब जाके वो इस रिश्ते के लिए रजामंद हुआ था। यही वजह है। शहरयार ने एक आबरू उचकाकर तफ्तीशी अंदाज में पूछा। साथ-साथ वो रोज़ इसका चेहरा भी देख रहा था, ताकि पढ़ सके कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मुझे और अम्मी को शौक आ रहा है आपकी की शादी इतनी बड़ी उम्र के लड़के से करने का? वो कम उम्र लड़का फ़ौरन ही जुगूज़ होकर बोला था, तुम गरीब हो? तो वो तो वहीं खड़े-खड़े इसका पूरा इंटरव्यू ले रहा था। तो वो भी इतने हक़ से जैसे नूर इसकी हो। वो कैसे मान ले इतनी खूबसूरत लड़की के रिश्ते नहीं आ रहे थे, लेकिन वो जानता पाकिस्तान, खासतौर पर कराची में इस वक्त जहेज़ की बड़ी डिमांड है। तो अब दूसरी वजह जहेज़ ही बचता है। इस जैसी हुरपरी की इतनी उम्र से शख्स से शादी करने की नहीं, हाँ, पता नहीं। गार्जियन ठीक तरह जवाब नहीं दे सकता इस सवाल का। फिलहाल अगर आपकी पूछताछ हो गई हो तो क्या मैं अपनी बहन को ले जाऊँ? इसे बुखार हो रहा है, इसे ज़रूरत है डॉक्टर की। गार्जियन खासा झुंझल कर पूछ रहा था।
कैसे लेकर जाओगे? वो इसे सरता पाँव तनकीद नजरों से तकते हुए इस्तफसार करने लगा। होश नहीं आ रहा इसे तो जाहिर सी बातें उठाकर ही ले जाऊंगा ना। वो दांत पिसते हुए मुंह फुलाकर बोल, और तुम और इसे उठा के हरगिज नहीं। शायद देखो जाकर अपनी पहले और हमारी यहाँ की कुकड़ी भी तुमसे ज्यादा सेहतमंद होंगी। हम बसूरते हुए कहकर इसकी जिस्मानी सेहत का ठीक ठाक तपाचा करके अब वो नूर की जाने मुतवज्जो हुआ तो वो तो बेखबर सो रही थी, ये सोचते हुए कि इसका कोई नहीं है दुनिया में। अगर वो उठी हुई होती तो देखती कैसे वो दोनों इसके लिए मुसलसल लड़ रहे हैं। उठो, इतना कहकर कि वो फौरन इसका चेहरा अपने कंधे से उठाया। इसका चेहरा जल रहा था बुरी तरह। अगले ही पल खड़े होकर गाजियान को एहतजाज करने का मौका दिए बगैर नूर के नाजुक सरापे को अपनी बाहों में भर गया था। हाँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम मेरी बहन को ऐसे नहीं उठा सकते। गर्दन फौरन एहतजाज ठीक उठा था, मगर वो कब सुन रहा था। वो तो आगे बढ़ता चला जा रहा। अभी तो बताया होने वाला बहनोई हूँ तुम्हारा। गाजियान तेज तेज चलता इस तक पहुंचा था। वो रंग आंखों वाला शहजादा आगे की जानिब बढ़ता हुआ जताते हुए गोया तो गाजियान ने मुंह बसूरा। मैंने और अम्मी ने भी अभी ऊपर ही नहीं किया तुम्हारे रिश्ते को। अप्रूव ही नहीं किया तुम्हारे रिश्ते को। गाजियान इसकी तेज रफ्तार से अपनी रफ्तार बनाने की कोशिश करता तेजी से कड़कर बोला, हो नो। वो रुका, फिर इस कम उम्र लड़के की जानिब बढ़ा। खैर यार, जुनूजू राजपूत नाम है मेरा बच्चा, मुझे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। अप्रूवमेंट गाजियान की आंखों में आंखें डाले हुए एक लफ्ज देकर गोया हुआ जो पावर अथॉरिटी, इसके लहजे में जो अथॉरिटी थी वो गाजियान को लाजवाब कर गई। वो गाजियान का रिएक्शन देखने की जहमत किए बगैर ही अब मुड़कर आगे बढ़ गया था। पहली बार जिंदगी में तुम्हें देखकर खुशी हुई है श्री। वो पार्किंग एरिया में पहुंचा ही था, ये सोचकर वहां से कोई टैक्सी ले लेगा। इससे कबल ही इसे अपना ड्राइवर आता नजर आया और ड्राइवर आते गाड़ी से उतराता जैसे देखकर वो खुशी बोल उठा, चलो अब शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी से गाड़ी का डोर खोलो। अभी ड्राइवर से उलझिन गांव से तक ही रहा था, वो तेजी से बोला, जी छोटे बाबा। इसने हड़बड़ाकर तेजी से पीछे की जानब जाकर गाड़ी पैसेंजर का सीट का डोर खोला था। वैसे अपनी बाहों में लेकर गाड़ी में बैठा। चलना है या यूं खड़े होकर एंग्री लिखी देते रहोगे? गाजिया ने कहा। जनरल निगम से घूर रहा था, जैसे जैसे खातिर में नलाते हुए वो बेनियाज लहजे में प्रचार करने लगा, नहीं तुम्हें तो मैं देख लूंगा। गाजिया ने इसे गुरी से नवाजता ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर जाकर बैठा। नूर का जिस्म दहक रहा था। वो इसके नरम हाथों को अपने सीधे हाथ में लिए बेसब्री के आलम में बैठा था। नूर का हसीन चेहरा वो दीवाना और तकता रहा तक ड्राइवर ने ऐलान किया कि हॉस्पिटल आ गया है। कुछ देर बाद, इनका बुखार बहुत तेज है, हमें इन रात भर यहीं रखना होगा। डॉक्टर के कहते ही दोनों ही इस बात की तरह हिलाने लगे। वह जहन परेशानी के आलम में मुसलसल इधर से उधर टेक लगा रहा था। इधर से उधर टहल लगा रहा था। ये देखकर नूर को एक के बाद एक ड्रॉप लगाई जा रही थी, जबकि शहजाद इस कमरे में नूर के बेड के बिल्कुल सामने सोफे पर बैठ, क्योंकि मेरे सर पे खड़े होकर चक्कर लगा रहे हो, आराम से बैठो। आके शहजाद को ठिठोर कर बोले, कम उम्र लगा देखा जैसे यूं देखते हुए चक्कर आ रहे थे। मेरी आपी की तबीयत इतनी खराब है कि नहीं, इसके बाद ये लग रही है, मैं कैसे। और जज्बा होकर शहजाद को देखा तेजी से बुआ की चादर से झलक रही थी। कुछ नहीं, हमारी आपी को बुखार है, उतर जाएगी। ये ड्रॉप तो ये लोग पैसे बनाने के लिए लगा रहे हैं। तुम पाकिस्तान से हो ना, तुम्हें नहीं पता ब्राजील में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तरह खास तौर पर डॉक्टर्स का बहुत क्वालिटी उल्टी छुरी से ज़िबा करती है, इसलिए बैठ जाओ रहने दो। वो इससे फिक्रमंदी होता हुआ देख मिटते हुए गोया वो लपकाता। इसने ज़ाहिर नहीं होने दिया था कि दिल में दिल वो इससे चाहता नूर की हालत को लेकर। वैसे तुम्हारी आपकी पसंद है? वो बुढ़ा यार खासा चिकित्सक से पूछ रहा था। हम खान नाम है इनका, बुढ़े नहीं है वो, बस हुए होंगे यही कोई 55 की तरह अंदर चाहत गरम से जवाब दिया। आखिर में वो दे नहीं सका। आखिर में उम्र तक आते इसके बाद इतनी धीमी हो गई थी जैसे मैंने मना रहा हो, उसके सामने वाले को सुनाना मुश्किल हो जाए। देखा है मैंने, इसे 16-60 का लग रहा था। शहजाद ने मुंह बिताकर तेजी से लहज की, जबकि मुझे देखो, मैं तो सिर्फ 30 का हूँ। और अपना कलर चुकाते खासा फकर से बताने लगा, 30? गाजिया ने अकड़ सा मुंह बनाकर
एतराज़ कर रहा हो। और नूर तो तुम्हारी बहन को कौन सी 16 साल की लड़की है, देखने से ही 21-22 की लगती है। शहरयार फौरन नहीं बोल पड़ा। 25 गाजियान की आंख किसी का वो क्या 25 की है वो गाजियान नजर चुराते हुए लजीज कर रहा था, जिस पर शहरयार बेख्तियार हंस दिया। फिर तो हम मेट फॉर एज अदर हैं, जैसे रब ने मिलाई जोड़ी। शहरयार ने खांसे पर जोश होकर कहा, तो गाजियान का लगता कड़वा हुआ था। मुझे तुम पसंद नहीं। गाजियान चौंका नहीं था। अपनी नापसंदी से इज़हार करने से पसंद तो मुझे तुम भी नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं दिल पर मुंह पत्थर रखकर साला बनाने के लिए तैयार हूँ तुम्हें अपना। और वो शरारत से एक आंखें विंग करते इसे छेड़ रहा था, क्योंकि आपकी इतनी करम नवाजी का, मगर नो थैंक्स। आखिर में वो खासा जमोत देकर मुंह बसोड़ने बोला और तेजी से मुंह पर फेर कर फिर बैठ गया, जबकि शाहजहां के चेहरे पर एक प्यारी सी तबस्सुम रुखसार थी। वो दोनों ही थोड़ी देर बाद उठकर नूर का हाथ चेक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद खामोशी कमरे में गाजियान का सेल रिंग हुआ। बाहर जाकर बात करो। शाहजहां ने फौरन नहीं कहा, नहीं, अपनी बहन के साथ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम पे जरा भी एतबार नहीं है मुझे। वो सपाट लहजे में क्या था, वहीं बैठकर कार रिसीव कर चुका था। और शाहजहां ने अकड़कर मुंह बनाकर सर झटका, या मॉम, सारी गलती आपकी है। आप कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हैं आप ही के मामले में। आपको पता है इनको कितना तेज बुखार है। हम हॉस्पिटल में हैं इस वक्त। मलाइका बेगम को अच्छे से इल्म था कि नूर आ रही है, इसके बावजूद वो लापरवाह औरतों का कार्ड्स खेलना क्लब चली गई, बजाय अपनी बेटी को पिक करने के आने के। वो ट्यूशन जाते वक्त अपना सेल स्विच ऑफ कर देने का आदी था, आज भी कर दिया था आदत के मुताबिक, मगर ट्यूशन से वापसी पर स्विच ऑन करने भूल गया, जिसके सबब नूर को 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर परेशान होना पड़ा। वो जानता भी नहीं था कि आज जिसकी बहन आ रही हो। वो तो साला उनके और नूर के व्हाट्सएप पर आए मैसेज पढ़े तो इल्म हुआ। मैसेज मिलते ही वो जल्दी से अपनी बहन को पिक करने चला आया था। चंद में भूल गई थी मलाइका चंदा में भूल गई थी मलाइका बेगम शर्मिंदगी वाली आवाज में गोया हुई। वो कोई भूल नहीं थी, बस वो अपने आप को आज के रिकॉर्ड मिस नहीं करना चाहती। अर्थ यानी पैसे, और पैसे इनके लिए दुनिया की सबसे अहम चीज़ थी, अपनी सगी औलाद से भी अहम। शाहजहां इनकी बातें मस्ती से सुन रहा था। छोटे बाबा, मैं आपकी ज़रूरत का सारा सामान ले आया हूँ, जो आपने मंगवाया था। घर से बड़ी मैम पूछ रही थी आपके हवाले से, तो मैंने कह दिया कि आपके दोस्त की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो आप इनके साथ आज हॉस्पिटल रुक रहे हैं। शरीफ के बताते ही वो मुतमिन अंदाज में इस बात में सरखम करने लगा। इसके ड्राइवर का असल नाम शरीफ अहमद था, क्योंकि वो गुस्से से इसे हमेशा जाफर बुलाता और प्यार से शरीफ। प्यार से वैसे बहुत शाद व नादिर ही आया करता था। इस पर तुम यहाँ क्यों रुकने लगे, तुम जाओ, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकता हूँ। गाजियान फौरन गुफ्त प्यार लहजे व बरम से तकमाना अंदाज में बोला, इतना ही ख्याल रखने वाले होते तो खुद 3 घंटे बुखार की हालत में एयरपोर्ट पर न बैठी होती। वो तंजिया के बगैर रह न सका। तुम। गाजियान दांत पिसते हुए मुट्ठियां पंच कर अपने गुस्सा कंट्रोल करने के सही कर रहा था। तुम खाने के लिए कुछ ले आओ। इसके खाने लाने का ऑर्डर करते ही शरीफ सर हिलाकर फौरन खाने लेने चला गया था। पानी पानी नूर का गिला बुरी तरह सूख रहा था। वो नींद में बड़बड़ाने लगी। पानी बुखार की शिद्दत कम हो गई थी, लेकिन कमजोरी के सबब इसकी आंखें नम खुल रही थी। पानी, शहरयार और गाजियान दोनों ही सोफे पर बैठकर बहुत अनकंफर्टेबल हालत में सो रहे थे। नूर की नींद में बड़बड़ाने के बाद पर शहरयार की आंख खुली। वो अपना चेहरा दोनों हाथ से मसलकर इसकी जानिब उठकर आया। पानी जिंदगी में पहली बार जब वो किसी बीमार की इतनी खिदमत कर रहा था हो, वरना अक्सर वो बीमार पड़ा करता था और इसका पूरा खानदान इसकी खिदमत में लगा जाता। इसने पानी का गिलास भरा और फिर नूर के सर के नीचे अपना हाथ थाम कर इसका थोड़ा ऊंचा किया और पानी का गिलास इसके लबों से लगा दिया। वो आस्ता-आस्ता पानी पी रही थी। पानी पिलाने के बाद इसने अपना हाथ इसके सर के नीचे से निकाला और आस्ते से इसका सर वापस तकिए पर रख दिया। बहुत कुछ उभरा था इन हनी रंग आंखों में, जिससे वो लड़की अनजान होकर सो रही थी। वो वहीं चेयर लगाकर इसके बराबर में बैठ गया था और अपना सर इसके बेड पर टिका दिया, जहाँ नूर का हाथ रखा हुआ था। अब वो नूर के हसीन चेहरे को फिर से तक रहा था। वो सोची किसी परी से कम मालूम नहीं हो रही थी। इसे तकते-तकते कम नींद ने अपने होश में लिया। इसे खबर नहीं, वो सुबह जल्दी उठ गया था। फ्रेश होने के लिए वो घर चला गया। मुलाजमत से नूर के लिए हेल्दी सूप बनवाकर और रास्ते में गाजियान और अपने लिए रेस्टोरेंट से नाश्ते का सामान लेकर जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा हैरान रह गया कि बेड खाली था। अब नूर वहाँ नहीं थी और ना ही गाजियान। वो दोनों बहन भाई जा चुके थे। एक अजीब सा दुख था जो अपने अंदर महसूस कर रहा था। इसे खाली बेड कर देख कर डिस्चार्ज लेके चली गई, शुक्रिया, ये तक कहने के लिए नहीं रुकी। वो जेर लब मुंह बसूरता वक्त गिड़गिड़ाया। वो कर भी क्या सकता था बेचारा। शहरयार हॉस्पिटल से निकल रहा था और सामने से जोया और अंदर दाखिल हो रही थी।
वह तरीम के कमरे तक पहुंची तो दरवाजे पर आने वाली आवाज ने इसके कदम रोक दिए। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो। यह तरीम की आवाज थी। क्यों ना करूँ, तुमने मेरी वजह से अपने ख्वाबों को खोया है। तुम अपने पियानो नहीं बजा सकती। माना माना जोया देख नहीं रही थी, लेकिन वह इसकी आवाज को बासानी पहुंच सकती थी। ये इसके शोर की आवाज थी, अरेज मलिक की। इसने इंटरनेट पर न्यूज में पढ़ रखा था कि तहरीन एक वक्त में थी। फिर इन खबरों में सिर्फ इतना ही पिनेस्ट बहुत बड़ी लिखा था कि इसके साथ एक हादसा पेश आया जिसके बाद वो कभी पियानो ना बजा सकी। ओ तो तहरीन सिर्फ अरेज की पहली मोहब्बत ही नहीं, इसका गिलट भी है। हो सकता है अरेज के साथ कोई हादसा पेश आया हो और इसे बचाने की खातिर तहरीन बीच में आ गई हो, जिसकी वजह से इसके हाथ जख्मी हो गए हो। वो पियानो बजाने की सलाह खो बैठी। इस तरह वो अरेज की नाकबिले बयान मोहब्बत बन गई, जिसे वो 3 साल बाद भी भुला नहीं सका। वो अब इसे वापस पाने के लिए तड़प रहा है, मगर फिर मैं बीच में कैसे आई, वो पूरी कहानी अपने दिमाग में इमेजिन कर चुकी थी इनकी बातें सुनने के बाद। लेकिन बस इसे ये समझ नहीं आ रहा था, कोई इन सब में कैसे बीच में आ गई। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। कोई भी मसला हो तो कॉल भी। वो अभी अपनी दुनिया ही में थी जब इसे रेस के बाहर आने वाली आवाज फौरन भागती वहां मौजूद दूसरे कमरे में भाग घुस गई, जो खाली था। इसने हल्का सा दरवाजा खोल रखा था ताकि वहां से झांक सके। ऐसे रेज अपने पर पूर्वकार अंदाज में वहां से जाता हुआ नजर आया। वो वहां से चला गया था। ये मुतमिन हो जाने के बाद अब वो वापस तरीम के कमरे की जाने आई तो इससे अंजीला और तरीम की आवाज़ें आई। यार तरीम, तुम देखते कैसे वो मिस मलक होने के बावजूद वेटिंग रूम में बैठी हुई होती है और हुई थी, और कोई इसे जानता तक नहीं था। मैंने इसकी ठीक ठाक तो पाई, वैसे वो इस काबिल है। मिस्टर अरेज ने इसे ठीक औकात में रखा है। अंजीला और तरीम इसका मजाक उड़ा रही थी। ये जाने के बावजूद वो दरवाज़ा नोक करके मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। ऐसे देखते वो दोनों पाट गई। जोया तरीम फौरन मसमाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली, हेलो, उम्मीद है आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी अजीब बात थी। इसे अपने ही शौक की मदद के लिए आज एक गैर औरत से सिफारिश करवाने आना पड़ा था। वो ही जानती है वो किस दिल से इस वक्त तरीम के सामने मुस्कुरा रही थी। तुम बेशरम कहीं की, जब मुंह उठाए चली आती हो तुम। आखिर मिस्टर अरेज व तरीम को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। अंजीला इसे देखते ही मुंह फट होकर बोली, क्या मिस तरीम, हम बात कर सकते हैं। जोया ने भौंकने वाली कुतियाँ घुमान कर अंजीला की बात को हवा में यूं गुल कर दिया जैसे कभी बोल ही ना गई हो बात मुझे से। तरीम जो लेटी हुई थी वो थोड़ा परेशान हुई नजर आई। अपनी आंखें सुखड़ा कर जोया को बगल देकर, हाँ अरेज के हवाले से तो क्या हम कुछ देर अकेले में बात कर सकते हैं। ठीक है, ये अंजीला जरा बाहर जाना। बात अरेज के हवाले से ठीक है। सुनते ही वो फौरन राजी हो गई थी। इसने अंजीला से बाहर जाने का कहा तो बजाय वो बाहर जाने के फिक्रमंदी से बोली, नहीं मैं तुम्हें इस चुड़ैल के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती। कौन जाने ये क्या कर दे तुम्हारे साथ। ज़ोया ताज्जुब से नंजीला को तकने लगी। सबसे ज़्यादा मज़लूमियत के मुकाम पर खड़े होने के बावजूद लोग इस तरह ट्रीट कर रहे थे जैसे वो कहानी की विलन हो। मिस ज़ोया बदल गई हैं। अब इसने आंखें ही आंखों में नंजीला को जाने का कहा। तब जाकर उसने इसे ज़ोया के साथ छोड़कर जाने के लिए राजी हुई। तो कहिए क्या कहने आई हैं आप। नंजीला के कमरे से बाहर जाते तहरीम अब इसकी जानब देखे खासा तजस्सुस से इंतजार कर रही थी। तुम्हें तो पता है मेरी सेक्रेटरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं चाहती हूँ इसके हवाले से तुम पुलिस अरेज से बात करो। इसकी आंखों में ये जुमला अदा करते वक्त आंसू आ रहे थे, और क्यों कर ना आते हुए इसकी बीवी थी। क्या की आंखों में ये जुमला अदा करते वक्त आंसू आ रहे थे, और क्यों करना आते हुए इसकी बीवी थी। लेकिन इसे अपना काम करवाने के लिए इसे गहर रात का सहारा लेना पड़ा था। क्या क्या मिन्नतें करने पड़ी रही थी। तुम खुद क्यों नहीं कहती। वो तर्ज भरी निगाहों से सिसकते हुए पूछने लगी। मैंने बहुत बार कहा है मगर वो मेरी नहीं सुन रहा, लेकिन मुझे यकीन है तुम कहोगी तो वो सुनेगा। वो नजर झुका गई थी ताकि आंखों में आने वाले आंसू का बल देख न सके। इसका दिल अंदर से जल के खाक हो जा रहा था। और ऐसा नहीं है जोया, एक बार अरेज में फैसला कर ले तो फिर वो बदल नहीं करता। चाहे फिर कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे समेत वो नहीं सुनता। ना ही बदलता है। तरीम ने तो जैसे आते चाड़ लिए थे फौरन ही। तुम मेरी मदद कर दो इस हवाले से प्लीज़। एक बार पूछ कर बोल कर तो देखो, मुझे यकीन है वो तुम्हारी सुनेगा। अगर तुम मेरा काम कर दोगी तो मैं वादा करती हूँ मैं फौरन ही तलाक ले लूँगी। जोया का आखिरी अदा किया हुआ जुमला तरीम के रोंगटे खड़े कर गया था। वो फौरन ही चौंक कर उठ कर बैठी। तुम ऐसे तलाक के लिए राजी हो। तरीम के लहजे में जो हैरत थी वो जोया को उलझन में डाल गई। हाँ, रेज़ यही तो चाहता है। इसने ज़्यादा सोचा नहीं, बस डायरेक्ट नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। रेज़ चाहता है। वो बेखौफी से दोबारा से चीख कर रही थी। ज़ोया को इसके लहजे में बड़ी हैरत काफ़ी उलझन में डाल गई। दुनिया जानती है रेज़ मलिक से तलाक चाहता है, फिर तरीम इसकी लवर होकर इतनी हैरान क्यों थी। अब तो मुझे यकीन आ गया तुम्हारी वाकई याददाश्त जा चुकी है। तरीम ने इसके चेहरे को बगूज़ पड़ते हुए नहायत मुँह
मेहमाना अंदाज में ये जुमला अदा किया तो जोया, मजीद उलझी। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए फिर, और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। फिर कहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी याददाश्त वापस आ जाए और मैं फिर पहले जैसी जोया बन जाऊँ। इस शादी को कायम रखने के लिए फिर से उठ जाऊँ। तुम्हारे लिए ये अच्छा मौका है दोबारा रेस को पाने का। तो फिर अभी बोल ही रही थी कि पीछे से किसी ने इसका बाजू अपनी जूनी गिरफ्त में लेकर खींचा। अगले ही पल वो इसे खींचता वो कॉरिडोर में ले आया था। अभी वो समझ पाती कि चल क्या रहा है। इससे पहले ही इसकी कमर दीवारों से लग चुकी थी और अब इसके रूबरू खड़े गिरे आंखों में आंखें थी। जब तक वो समझ पाती कि इसके साथ क्या हो रहा है, इससे पहले ही इसकी कमर दीवार से लग चुकी थी। इसने चौंक कर सामने देखा तो वो खुद खूंखार आंखें इसकी मुंतजर थी। वो बिल्कुल अलग खड़ा हुआ था। जोया को अपनी जान निकालती मालूम हुई, मगर वो लम्हा ऐसा लगा जैसे पहले ही वो बहुत बाहर ही जिया हो तो चला गया था ना। फिर वापस कैसे आ गया? तुम यहाँ मेरे पीछे तरीम से मिले क्यों आई हो? इसकी पुरतपिश निगाहें जोया को खो ज़दा कर देने के लिए काफ़ी थी। तुम तो ऐसे डरा रहे हो जैसे मैं तुम्हारी महबूबा को कोई नुकसान पहुंचा दूंगी। माना वो खौफजदा हुई थी, मगर फिर अपने खौफ पर काबू पाकर वो बेख्तियार हंसते हुए तरसिया अंदाज में बोली। वो इसके यूं हंसने पर इसे बुग़्ज़ देखने लगा था। तो आखिर तुम्हारी मासूमाना एक्टिंग खत्म हुई? वो दांत पिसते हुए इसकी आंखों में आंखें गड़े संजीदगी से गोया हुआ तो जोया को अपने दिल जलाकर खाक होता महसूस हुआ। वो कितनी कोशिश कर ले खुद को मासूम दिखाने की, कितनी लोगों को बता दे कि इसकी याददाश्त चलेगी, लेकिन फिर भी लोग इसे बड़ा बुला कहने से बाज नहीं आ रहे थे, ना ही कोई इसकी मदद करने के लिए तैयार हो रहा था। ऐसे में वो थक गई थी बेचारी। जब कुछ भी कर लो, आखिर में बुराई का सहारा इसके सर आना है तो फिर बुराई से क्यों सामने वाली को दिखाकर वो टूट रही है, अंदर से बिखर रही है। इसका रोने का दिल चाह रहा था। लोगों का रवैया, खासतौर पर मैं सामने खड़े हरजाई का रवैया इसकी रोह तक को तकलीफ दे रहा था। फिर भी सख्त में बने मुस्कुरा रही थी। मुझे इल्म नहीं था मुल्क का ऑपरेशन के मालिक का IQ लेवल इतना डैम होगा। वो इसकी ग्रे आंखों में झांकते हुए बिला खौफ बोली। तुम कबल को अपने कानों पर यकीन ना आया। वो लड़की न सिर्फ इसकी बेइज्जती कर रही थी बल्कि इसके IQ लेवल पे भी सवाल उठा रही थी। क्या कहा जोया चौधरी? अभी तुमने माना? वो नरमी से पूछ रहा था, मगर इसकी आंखें वो तो रूह तक झंझोड़ रही थी। यही कि मलक ऑपरेशन के मालिक का IQ लेवल बिल्कुल 0 है, जिसे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ मदद मांगने आई हूँ। जबकि कोई मदद मांगने आता है तो वो सामने वाले को नुकसान नहीं पहुँचाता। वो सुरमई नैनों वाली एक एक लफ्ज़ खासा जिताते हुए बोल रही थी। तुम इससे मदद मांग रही थी या इसे अपने शौर थाली में रखकर पेश कर रही थी? वो बस होकर इस्तफसार कर रही थी। होनो जैसे तुम मेरे हो। जोया तंजिया का तीर मारे बगैर न रह सकी थी। और अब आगे क्या प्लान है? शौर तो पेश कर ही आई हो मिस जोया। इसे अपना और दोनों हाथ सीने पर होल्ड कर भरम से इसकी जानब देखकर मीठे मगर तंजिया लहजे में पूछ रहा था। जोया समझ नहीं सकी आखिर वो चाहता क्या है इससे। अपना प्लान तुम्हें क्यों बताया? और बताऊं तुम्हें? बस देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। अब वो कर भी क्या सकती थी? बेचारी था ही क्या इसके पास सारी पावर तो सामने खड़े इस पत्थरदिल शख्स के पास थी, लेकिन इसके बावजूद इसके सामने अपना झूठा भरम कायम रखते घसीली निगाह तो चेहरे पर डाल नए तकड़ कर भरम से धमकी हमेशा लहजे में बोली। वो तो इंग्यान में न जाने मैं भूल गई कि कभी, मगर वो नहीं जानती सामने खड़ा शख्स इसे देखते हुए कहीं बहुत दूर चला गया था। बहुत सी यादों के पन्ने के आगे बदले वो इनकी आंखों को अच्छे से जानता था। मैं इन लफ्ज़ों को भी पहचानता था। वैसे आधार से हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर बदली नहीं थी। जोया ने इसकी आंखों को खोया खोया महसूस किया, जैसे इसने किसी को तलाश कर रही हो। वो सामने होकर भी इसके सामने नहीं थी और कोई न होकर भी इसकी लम्हा इसके सामने था। क्या वो उसकी आंखों की तपश मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? इसलिए पूछी थी तुम आइंदा कभी भी तरीन से मिलने नहीं आओगी, समझी? इसकी धमकी अमेज लहजे में कहने के बावजूद जोया इसकी धमकी को कानों में घुमाती इसके सीने पर हाथ मारकर खुद से दूर धकेलकर फौरन ही वहां से भागने लगी थी। वैसे ऐसे भाग रही थी जैसे इसके पीछे किसी ने कुत्ते छोड़ दिए हों। जोया, मैंने कहा तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगी। वो भागते भागते एकदम की रुकी थी। मुकम्मल की सख्त तर्ज पर क्यों तुम डर लगते हैं मुझसे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी महबूबा को नुकसान पहुंचाऊंगी? बस की जानी पलट कर पले फुल मुस्कुराहट होंठों के किनारे पर सजाए पूछने लगी। हाँ फिक्र एक लफ्ज जवाब और वह दम खूब ही डर गई। इसलिए कह रहा हूँ आइंदा यहाँ मत आना, क्योंकि वो तुम्हें थी जिसकी वजह से तरीम आज पियानो बजाने से महरूम है। वो लफ्ज है या एटम बम जो है अपनी जगह से हिल ना सकी। फिर उसे लगा इसके पाँव को जैसे जमीन ने जकड़ लिया हो, जबकि वो इसके बराबर से गुजर कर चला गया था। हर यार नाश्ता लेकर वापस घर पहुंचा तो इसका तो वो मुंह देखा। इसकी वालदा, इसकी बहन, इसकी दादी और सब इसकी जानब लग के। वो शहजादा था सबका लाडला। क्या हुआ? तुम अपने दोस्तों के लिए सूप बनाकर लेकर गए थे, फिर वापस क्यों ले आए? समीना नूर बेगम शहरयार की वालदा फिक्रमंदी से सार कर रही थी। जिस तरह इसने पूरे 1 घंटे तक सूप अपनी निगरानी में किचन में खड़े होकर बनवाया था,
सब समझ गए थे कि कुछ खास में मामला है। सिमीना नूर बेगम खासा सोशलाइज औरत थी, इनका तल्लुक सियासत से भी था। इनके 2 ही बच्चे थे, बेटा शहरयार, बेटी आयजा। ब्राज़ील के पावरफुल शरीफ खानदान में इनका शुमार था। पाकिस्तान से आई फैमिली थी वो जो अब यहीं बस गए थे और चला गया। वो मुँह बसोरकर कहता, टेबल पर नाश्ते का सामान बेदिली से रखकर ऊपर की जानब बढ़ गया था। चला गया या चली गई, आइंदा खुद को रोक नहीं सकती थी इसे जज करने से। वो भी तो बहन की खिंचाई करने का कभी मौका हाथ से जाने नहीं दिया करता था। आयशा की बात सुन पहले सीढ़ी पर कदम रखते ही वो रुका और जब पलट कर पीछे की देखा तो माँ, दादी, बहन तीनों शरारती निगाहों से इसे तकती हुई नजर आई। चला गया, इसने जमात से कह कर गया। अगर लड़की होती तो ऐसा हो नहीं कर सकता था कि मेरे चारम से बच जाती और नाक से मुक्की उड़ाने वाले अंदाज में मकसूरियत भरे लहजे में कहता, वापसी पलट कर ऊपर की जानब चल दिया। जबकि वो तीनों दबी दबी हंस रहे थे। वाकई बहुत दुखी था दिली तौर पर, क्योंकि ना तो इसका एड्रेस पता था और ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर था जो इससे रब्ता कर सके। अब वो कैसे ढूंढेगा इतने बड़े ब्राजील में इस लड़की को। फिर वो शादी के लिए यहाँ आई है, बताया था इसके भाई ने। अगर ढूंढने में देर लग गई तो इसकी शादी होगी। तो कितने खुदचात थे जो दिल को घेरे हुए थे। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? नूर वो बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटते हुए एक गहरी आह भरते लहजे में बोला। नूर को लगता था इसकी माँ का तीसरा शौहर बड़ा अमीर ज्यादा होगा, कोई बंगला या मेंशन में रहेगा। लेकिन वो ये देखकर ना लगी कि मेंशन तो था लेकिन कोई मेंशन में नहीं रह रहे थे। वो इस बड़े महलों जैसे मेंशन के सर्वेंट क्वार्टर में रहने पर मजबूर थे। यहाँ पर ब्राजील आकर इसे पता चला था कि फिरोज साहब ने जो शादी की मलाइका बेगम से वो खानदान वालों ने कबूल नहीं की, जिसकी वजह से वो इन्हें अभी तक मेंशन में दाखिला होने की इजाजत नहीं दे रहे। यही वजह थी कि वो गार्जियन और सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे थे और यही अब इसने भी रहना था। मगर इसे कोई गम नहीं था। वो खुश थी क्योंकि काफी वक्त बाद वो अपने भाई से मिली थी। बुखार की शिद्दत के सबब इसे याद नहीं रहा था कि किसी शहरयार नामी लड़के से मिली है और न ही गार्जियन ने इसे बताया। वो अभी भी बीमार थी और कमजोर भी। वो यही वजह थी कि वो घर आते ही वो दवाइयाँ खाकर दोबारा सो गई थी। वो बीमार थी, डॉक्टर इसको छुट्टी नहीं दे रहे थे, लेकिन मलाइका बेगम जबरदस्ती ले आई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो मजीद वहाँ रहे। और बिल बड़े अस्पताल का आज सुबह मौसम का काफी सर था। फिर सुबह से बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से शाम के वक्त ठंड का एहसास हुआ था। इसे एक बिजनेस पार्टी का इनविटेशन कार्ड आया हुआ था। इसे पता था कि रेज वहाँ जरूर आएगा, इसलिए वो भी तैयार होकर पार्टी में चली आई थी। ब्लैक ट्राउजर और डार्क ब्राउन कलर की शर्ट, स्कर्ट, फुल आस्तीनियों वाली आबिशार खुली हुई, जिन्होंने वो उंगलियों से कभी सीधा कंधे पर डालती तो कभी उल्टे लाइट पिंक का लिपस्टिक से होंठों को जीनत दिए और सादगी में भी ताजा जज रही थी। वो पार्टी में दाखिल होती है अरेज को ढूंढने लगी थी वो, और फिर कुछ ही लोगों के दरमियान वो विजय मर्द को खड़ा नजर आया। वो फौरन इसके पास पहुंच गई। हेलो, इसके मुस्कुराते कहते अरेज इसकी जानब मुतवज्जो हुआ था। अरेज ने नहीं पूछा वो यहाँ क्या कर रही है और न ही इसे जानने में इंटरेस्ट था। अरेज, हम बात कर सकते हैं प्लीज? वो सी नौजवान देखकर सकता था लड़की का कल वाला एटीट्यूड अब बिल्कुल गायब था। वो मिन्नत भरी पर उतर आई थी। बोलो, वो एक हाथ पॉकेट में डालता फुर्सत से पूछने लगा। अभी वो कुछ बोलती इससे पहले ही इसका सेल रिंग हुआ। वेट, इसने सेल पॉकेट में से निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर तहरीन का नाम चमक रहा था। जोया ने भी देख लिया था। इसने फौरन अपनी मुट्ठियां बंजी वो कॉल रिसीव करके फौरन एक साइड में चला गया था बात करने के लिए, जबकि वो चुपचाप खड़ी इसकी पीठ से हसरत तक रही थी कि बीवी होने का बावजूद एक मिनट भी मैसर नहीं था इसका। इसे सोचा एक दिलजरी से मुस्कुराहट होंठों पर बिखर आई। दूसरी जानब तहरीन की सीट से कॉल थी, सैड से कॉल थी। इसका सेक्रेटरी रेस को बता रहा था कि तरीम को फिल्म की शूटिंग के दौरान पाँव पर बुरी तरह चोट लग गई है। वो इस डॉक्टर को लेकर जाना चाहता है मगर मिस हयात ले जाने नहीं दे रही। वो कौम का इसका तमाशा कर रही है। ओके, मैं आता हूँ। इतना कहकर इसने कार्टिस कनेक्ट की और तेजी से बाहर की जानब जाने लगा। जोया इसे बाहर जाते देखकर फौरन ही इसके पीछे लपकी थी, मगर वो रेस तक पहुंच पाती इससे पहले ही अंजीला ने इसका काली बिल्ली की तरह रास्ता काटा। क्यों बेशर्मों की तरह मिस्टर रेस से चिपकी रहती हो? नजर नहीं आता तुम्हें वो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है? पहले भी तुम बेशर्मों की तरह इनके और इनकी मोहब्बत के बीच में आ गई थी और अब तो कम से कम हट जाओ। सच कहूँ तो तुम जैसी वाहियात औरतों में मैंने आज तक अपने जिंदगी में नहीं देखी, जो बेशर्मों की तरह एक मर्द के पीछे पड़ी रहती है जबकि वो इसे देखता तक नहीं है। अंजिला के जहरीले संजीव से भरे लहजे कबल के तन बतन में आग लगा गए थे, मगर इसने अपने चेहरे पर जाहिर न होने दिया। मिस अंजिला, मैं अपने शौहर के पीछे जा रही हूँ, ना कि आपकी कजन तहरीन की किसी और के मर्द के पीछे। इसलिए ये बेशर्मों वाला लेक्चर जाकर अपनी कजन को दें और ज़्यादा बेहतर होगा, जो किसी और के मर्दों को हर वक्त बुलाती रहती है। अगर इतने ही मर्द की जरूरत है ना इसे हर वक्त, तो इससे कहीं शादी कर ले, मेरे छोर का पीछे छोड़े। और जोया की तरफ से जवाब देते अंजिला के सर पाँव मिर्चें लग गई थी। इसने